कैदियों की सजा इतनी दर्दनाक थी कि हर एक प्रिजनर की रूह कांप जाती थी। पहले उन्हें एक चेयर पर बैठाया जाता था। ये चेयर कोई नॉर्मल चेयर नहीं था, बल्कि था इलेक्ट्रिक चेयर। पहले कैदी को इलेक्ट्रिक शॉक से मारने के लिए चेयर पर बैठाया गया तो उसका पूरा शरीर जल उठा, लेकिन वह मरा नहीं। न चाहकर भी दी गई फांसी की सजा। यह देख बाकी कैदियों के अंदर खौफ बैठ गया। हर कोई जानता था इनका भी नंबर आएगा इस सीट पर बैठने का। बचने का एक ही तरीका था, प्रिजन से भाग जाना। जेल था मैकलेनबर्ग करेक्शनल सेंटर। इन 6 कैदियों को नाम दिया गया 6 डेथ रो। 6 death row inmates, Mecklenburg Correctional Center, Virginia's only maximum security prison. Mecklenburg Correctional Center, 83 by the Bradley brothers and their inmates. Convicted murderers who broke out of state prison in Mecklenburg County, Virginia during the May 31st escape from Mecklenburg Prison, Virginia's death row was स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1977 से। यह है देश अमेरिका। अमेरिका के पूर्व में स्थित है वर्जीनिया राज्य। यहीं पर स्थित है मैकलेनबर्ग करेक्शनल सेंटर। वर्जीनिया की जेल सिस्टम का फ्लाइट है। साल 1977 में $2 करोड़ की लागत से पूरा हुआ यह सेंटर स्टेट का एक आर्ट है। बिल्डिंग 1 के सी कोर्ट में वर्जीनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, यानी मौत की सजा पाए हुए कैदियों को। इसमें 6 खास कैदी हैं जो कुल 17 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। सबसे खतरनाक 2 भाई हैं। पहला जेम्स ब्राइली, दूसरा लिनवुड ब्राइली। दोनों भाइयों ने रिचर्डमंड क्षेत्र में एक खूंखार गैंग चलाया था। लगभग 11 से 12 लोगों तक की हत्या की थी। लिम टगर ने 2 लेडी के साथ किया और उनकी हत्या कर दी। डेरिक पीटरसन ने एक सुपरमार्केट मैनेजर का 6000 लूटने के बाद मार डाला। विली जोन्स ने एक बुजुर्ग कपल की हत्या की और उन्हें लूट लिया। उसने पत्नी से उसके लिए प्रार्थना करने को कहा और फिर उसे गोली मार दी और घर में आग लगा दी। इस सेल को डेथ रो बस इसलिए नहीं कहा जाता कि ये इसके स्पेशल सेल में कैदी एक से अधिक मर्डर के लिए सजा काट रहे हैं, जिन्हें दी जाएगी मौत की सजा। बल्कि उनकी सजा इतनी दर्दनाक है कि किसी भी खूंखार कैदी की रूह कांप जाए। साल 1982 में फ्रैंक कोला की फांसी के बाद से जेल में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक महिला की हत्या कर लूटपाट के आरोप में दोषी ठहराए गए फ्रैंक कोला ने लगातार अपने इनोसेंस की बात कही थी, लेकिन 5 साल तक डेथ रो में रहने के बाद उसने अपनी अपील वापस ले ली और कोर्ट ने उसे फांसी देने की मांग की। वह वर्जीनिया में पहला व्यक्ति था जिसे 6 साल पहले मृत्युदंड रिस्टोर होने के बाद इलेक्ट्रिक चेयर का सामना करना पड़ा। जब उसे फांसी दी गई तो बहुत कुछ गलत हो गया। उसका सिर और पैर जल उठा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने प्रिजन ऑफिसर्स पर उसे टॉर्चर करने का ब्लेम लगाया और इस तरह कैदियों के बीच कपोला एक शहीद बम बन गया। मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के बीच डर बढ़ता जा रहा था। डर था कि स्टेट एक के बाद एक की फांसी देने का सिलसिला शुरू कर देगा। यहीं से भागने की प्लानिंग शुरू हुई। मार्च साल 1984 में मृत्युदंड की सजा पाए एक कैदी ने स्टेट असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को गुमनाम सूचना भेजी थी कि एक भागने की योजना के तहत पाया जा रहा है। यह जानकारी वार्डन तक पहुंचाई गई, जिन्होंने 2 बार तलाशी का आदेश दिया। ऑफिसर्स ने डेथ पेनल्टी की सजा पाए हर कैदी के सेल को सिस्टमेटिक तरीके से तलाशी लिए, लेकिन न तो खाने की सामग्री मिली और न ही ऐसा कुछ जिससे लगे कि बम बनाया जा रहा है। फाइनली वक्त आ चुका था 21 मई साल 1984। सुबह के 5 बज रहे हैं। कैदी प्रिजन ग्राउंड में है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। 5 गार्ड निगरानी कर रहे हैं, जबकि सी बोर्ड के कैदी अपनी डेली की वर्कआउट कर रहे हैं। विली और एक अन्य कैदी एक गार्ड के पास जाकर कहते हैं कि उनके घुटने में चोट है। दूसरा कहता है कि उन्हें जाना है वॉशरूम। समय से पहले जाना जेल्स के रूल के खिलाफ था, फिर भी जाने दिए। दोनों को बाकी लोगों से अलग वापस जाने देने से एक गलती थी। अगर एक कैदी वापस जाता है तो सभी को वापस जाना चाहिए, क्योंकि उन 2 कैदियों को जल्दी वापस ले जाने से 2 करेक्शनल ऑफिसर्स को भी उस एरिया से हटाकर सेल एरिया में भेजना पड़ा, जिससे बाकी कैदियों पर नजर रखने के लिए गार्ड की संख्या में कमी हो गई। गार्ड और कैदियों का रेशियो बिगड़ गया। अब केवल 3 ऑफिसर्स बचे थे जो बाकी कैदियों की निगरानी कर रहे हैं। जल्द ही समय हो गया बाकियों के भी अंदर जाने का। यहाँ उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ये लापरवाही के साथ काम कर रहे हैं। अंदर जाते समय कैदियों की गिनती नहीं की। कैदी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। गार्ड हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। बिना किसी की नजर में आए क्लिंटन चुपचाप गार्ड के टॉयलेट में घुस जाता है। उसका काम है इशारा मिलने का इंतजार करना। इस तरह उसे पहला कदम उठाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। जैसा कि उन्होंने काउंटिंग नहीं की, गार्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक गायब है। गार्ड सभी कैदियों को डे रूम में ले जाते हैं। कभी भी नहीं पता कि उनमें से एक
यह नर्स क्लार्क की आदत थी कि वह कैदियों को दवा देने से पहले गार्ड के टॉयलेट से पानी भरती थी, बट उन्हें पता नहीं है कि वहाँ एक कैदी छुपा हुआ है। दरवाजा बंद या अटका हुआ मिलता है। नर्स ने गार्ड को इन्फॉर्म किया। वह समस्या को एक्सेप्ट करता है लेकिन कुछ नहीं करता। नर्स ने फैसला किया कि वह दवा बिना पानी के बांटेगी, जैसा कि वह पहले भी कर चुकी थी। कैदी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए शिकायत की कि उनका टॉयलेट जाम है। इस तरह गार्ड असली मुद्दे से भटक गए। प्रिजन बिल्डिंग को 3 पोर्ट में बांटा गया है, ए, बी और सी पोर्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसके बीच में एक कंट्रोल बूथ था। इलेक्ट्रॉनिक लॉक ऑफिसर्स यूजर्स को कंट्रोल देते थे कि कौन डेथ रूम में प्रवेश करता है और कौन बाहर जाता है। इसी टाइम एक कैदी ने उस ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ लिया। पास जाने पर कहा, एक किताब अपने भाई जेम्स को दे दो जो बगल के सेल में है। दोनों को 7 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। लौटते समय ऑफिसर्स कंट्रोल बूथ का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, जैसा कि कैदी उन्हें दर्जनों बार पहले भी करते हुए देख चुके थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कैदी पहले से ही खुद को चाकुओं से लैस कर रहे हैं। कैदी बिली जेल की सेल में अपने आसपास की चीजों से हथियार बनाना और उसे छुपाए जाने में एक तरह का जीनियस था। आमतौर पर टॉयलेट के आसपास या दरवाजे के किनारे से मेटल निकाल लेता था, फिर उसे धारदार करके चाकू बना लेता था। जेम्स के इशारे पर टॉयलेट में छुपा कैदी बाहर निकलता है। अचानक एक कैदी को बाहर देख गार्ड इमरजेंसी बटन दबाने वाला था कि कैदी ने सिर्फ 3 मिनट में सी पोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। कैदी गार्ड्स के पास मौजूद इकलौते बचाव रिसोर्सेज को भी छीन लेते हैं। उनकी लाठियां, घड़ियां, अंगूठियां और पैसे भी ले लिए जाते हैं। उन्हें हथकड़ियों में बांध और आंख पे पट्टी लगा दी जाती है। अब उन्हें किसी ऑफिसर्स को पकड़ना था। बिल्डिंग 3 पर मौजूद सीनियर ऑफिसर्स वास कमांडर जो जेल के अपोजिट साइड पर स्थित शिपिंग डिपार्टमेंट में थे, उनसे कहा जाता है कि वे सी पोर्ट्स रूम के एक्सटेंशन पर कॉल करें। फोन उन गार्ड्स में से एक उठाता है जिसे बंधक बनाया गया है। लेफ्टिनेंट को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गार्ड को चाकू की नोक पर बंधक बनाया गया है। गार्ड ने कहा कि उसे एक कैदी के लिए मदद की जरूरत है जो उसके अकॉर्डिंग घायल हो गया है झगड़े में। खुद नहीं जाते बल्कि दूसरे गार्ड को भेजते हैं। अब तक नर्स बिल्डिंग में बाकी कैदियों को दवाइयाँ देना समाप्त कर दिया था। बाहर निकलने का रास्ता सामने बंद दरवाजे से था। दुर्भाग्यवश ऑफिसर्स अपनी चाबी कहीं रखकर भूल गए हैं। लेने के लिए सी पोर्ट की ओर बढ़ते हैं, इस बात से अनजान कि अब वहाँ कैदियों का कंट्रोल है। कुछ समझ पाते उनके जाल में फंस गए। उन्हें निचली मंजिल में ले जाया जाता है, जहां शामिल कर दिया जाता है बाकी बंदी बनाए हुए गार्ड के साथ। वर्दी भी ले लेते हैं। कैदियों को सिक्योरिटी प्रोसीजर की पूरी जानकारी थी। वे सिस्टम को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दूसरे गार्ड को वहीं बुला लिया इमरजेंसी का नाटक करके। इस तरह भ्रम पैदा करके कैदी अदर गार्ड को एक एक करके सी पोर्ट में फंसाकर उनकी वर्दी छीन लेते हैं। इंतजार कर रही नर्स सोचने लगी कि ऑफिसर्स अभी तक आए क्यों नहीं चाबी लेकर। आखिरकार एक गार्ड आता है, पर यह गार्ड नहीं बल्कि है कैदी। नर्स को भी बंदी बनाए हुए बाकी ऑफिसर्स के पास ले गए। आज़ादी या बदले की चाह में लगे कन्विक्ट हथियारों से घिरे सुरक्षाकर्मी को शक है वे सुबह तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। जब लेफ्टिनेंट जॉनसन को डेथ रो पर इमरजेंसी की रिपोर्ट मिले हुए 20 मिनट हो गए तो वे सोचने पर मजबूर हुए कि सी पोर्ट में हो क्या रहा है। उसने सिर्फ कमांडर को मदद के लिए भेजा था, लेकिन वह भी वापस रिपोर्ट नहीं कर पाया। वे खुद ही स्थिति की बारीकी से जांच करते हैं। अंदर जाते ही सीढ़ियों के दरवाजे उनके पीछे अपने आप लॉक हो जाते हैं। ये हो क्या रहा था कुछ समझ पाते कि कैदी अचानक घेर कर पकड़ लिए। धमकी देते हैं कि अगर वह उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किए तो उसे मार डालेंगे। जैसा कि कैदियों को बंधकों की जरूरत नहीं रह जाती है, तो डर है कि वे उन्हें जान से न मार दें। मेन कंट्रोल रूम में ऑफिसर सिंडी को खबर मिली कि एक कैदी घायल हो गया है, लेकिन किसी ने पैरामेडिक्स को नहीं बुलाया। पिछले 1 घंटे के दौरान कई ऑफिसर्स और सुपरवाइजर गए थे, किसी ने भी वापस रिपोर्ट नहीं दी। वह चिंता करने लगी। अब तक कैदियों ने सभी गार्ड को बंधक बना लिया था। अब जब उनके पास सभी वर्दियां और पैसे हैं तो उनके लिए भागने और बिल्डिंग से बाहर निकलने का समय आ गया। बंधकों को एक क्लीनर की अलमारी में ले जाते हैं। वहाँ से टेलीविजन उठा लेते हैं जिसे नकली बम के रूप में पेश करेंगे। अब बारी थी बिल्डिंग से बाहर निकलने की। बिल्डिंग 1 के सेंटर से एक मेन कंट्रोल रूम है जो बाहर जाने वाले दरवाजे को कंट्रोल करता है। कैदियों को इस रूम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना था, जबकि मेन कंट्रोल रूम में ऑफिसर स्मिथ अभी भी कैदियों के पास भेजे गए गार्ड से खबर का इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक कॉल रिसीव हुई। फोन पर आवाज किसी एक गार्ड की थी। उन्हें बताते हैं कि उसे ड्यूटी से फ्री करने के लिए कोई और आ रहा है। उसने ये नहीं पूछा कि वह गार्ड कौन है। वहाँ पहुँचते हैं वर्दी में 2 गार्ड।
केवल एक सही रिपोर्ट। अब लेफ्टिनेंट जॉनसन को वैन बुलाने को मजबूर करते हैं। वे क्लेम करते हैं कि उनके पास इमरजेंसी सिचुएशन है। वैन को मेन स्टाइल बोर्ड के पास लाना होगा। कंट्रोल बूथ में एक बटन दबाने से सीढ़ी वाले दरवाजे खुल जाते हैं। अब उन्हें लेफ्टिनेंट की जरूरत नहीं थी, इसलिए वॉच कमांडर को बिल्डिंग की सीढ़ियों से कैद कर लिया जाता है। बाहर निकलते समय 6 कैदी राइट गियर से भरे कमरे पर धावा बोल देते हैं। टेलीविजन को एक स्ट्रेचर पर रखते हैं, उस पर कंबल डालते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। डबल गेट वाला इंट्रेंस गेट अंदर जाने तथा बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। गेट पर तैनात गार्ड को सूचना दी जाती है कि अंदर एक बम मिला है। तुरंत जेल के सामने एक वैन लगाने का आदेश दिया गया ताकि बम यूनिट आकर बम को हटा सके और नष्ट कर सके। जेल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोनों गेट को एक साथ खोलना सख्त मना था, लेकिन जेल में बम होना जीवन और मृत्यु का सवाल था। बम डिस्पोजल टीम सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर दरवाजे की ओर दौड़ती है। उनमें से एक व्यक्ति डिवाइस पर फायर एक्सटिंग्विशर छिड़कता है, शायद से ठंडा करने के लिए। इसी टाइम वैन जेल से बाहर निकल गई, जिसमें थे 6 कुख्यात कैदी। इस तरह सुरक्षा कर्मी कैदी बन गए, जबकि वर्जीनिया के 6 कुख्यात कैदी आजाद थे। भागने की पूरी योजना को अंजाम देने में 2 घंटे से भी कम का समय लगा था। ये पहली बार है जब अमेरिकी इतिहास में मौत की सजा पाए कैदी जेल से फरार हो गए हैं। वर्जीनिया के गवर्नमेंट ने आर्मी और नेशनल गार्ड के लिए स्टेट विजिलेंस जारी कर दिया। 30 मिनट से ज्यादा होने से तुरंत ही एक सर्च सर्कल स्थापित किए। जैसा कि कैदी एक जेल वैन चला रहा है, पुलिस हर घंटे सर्च एरिया बढ़ा रही थी। इंफ्रारेड सेंसर वाले हेलीकॉप्टर जेल में छिपे कैदियों को हीट से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जितनी देर तक हत्यारे खुले घूमते रहेंगे, उन्हें फिर से पकड़ना मुश्किल होगा। भागते हुए 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और तो और उनके पास चाकू है। डर है कि उनके पास बंदूकें भी हो सकती हैं। पुलिस को डर लगने लगा कि अगर फरार हत्यारे उनके घेरे से बाहर निकल गए तो निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, भगोड़े अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। ऑफिसर्स अब बड़े घेरे में काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि घेरा जितना बड़ा होगा, कैदियों के लिए उनके बीच से निकलना उतना ही आसान होगा। भागने की घटना को 3 घंटे हो चुके हैं और अब तक भगोड़ों की कोई झलक नहीं मिली। ऑफिसर्स को डर लगने लगा है कि वे सर्च एरिया से बाहर निकल गए हैं। अगर ये सच है तो बहुत सारे निर्दोष लोग खतरे में हैं। ऑरेंज काउंटी नॉर्थ कैरोलिना के शेरिफ डिपार्टमेंट लॉरेंस हैडसन वर्जीनिया अथॉरिटी के सर्च एरिया से दूर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्होंने सफेद जेल वैन देखी। उस समय उन्हें लगा कि यह बस करेक्शनल व्हीकल है, लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि वे अक्सर रात में ऐसा करते हैं। वे उनके कार के पास से गुजरे, उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया। उसने भी उन्हें इशारा दिया और आगे बढ़ गए। यहाँ से कैदियों को एहसास होता है कि सफेद जेल वैन आसानी से नजर आ जाएगी। नॉर्थ कैरोलिना के वाशिंगटन से गुजरते हुए जो लगभग 1000 लोगों का एक छोटा शहर है, वहाँ पेड़ों का झुरमुट मिलता है जहाँ वैन छोड़ने के लिए ठीक लगा। यहाँ से हर कैदी अलग अलग हो गया। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, उन्हें बाहर कपड़ों की रस्सी पर टंगे कुछ कपड़े मिल गए। जेल के यूनिफॉर्म को चेंज किए। रात के 12:30 बज चुके हैं, यानी आज है 1 जून साल 1984। भागने के 3 घंटे से ज्यादा होने के बाद नॉर्थ कैरोलिना हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स को जेल वैन मिलती है। यह मैक्लेनबर्ग से 45 किलोमीटर दूर था। जेल के मैदान के पास खड़ी वैन बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं थी। पास जाने पर कैदी तो नहीं मिले, लेकिन एक टेलीविजन सेट मिला जिसे इन्होंने बम के रूप में दिखाया था। अब तक वे अलग अलग हो गए थे और उनमें से 2 अब पैदल था। राज्य की सीमा पार कर जाने से FBI को बुलाया गया। एजेंट्स भागे कैदियों के दोस्तों और परिवार वालों से बात करने गए। वार्निंग दिए, हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं। फिर वही होता है जिसकी सबसे ज्यादा डर थी। एक आदमी अपने ट्रक होने का रिपोर्ट करता है। वह ट्रक 5 साल पुरानी फोर्ड रेंजर थी। 1 दिन पहले ही सर्विस हुई थी और उसमें पूरा पेट्रोल भरा हुआ था। अब जब फरार लोगों के पास एक वाहन है तो सर्च एरिया सैकड़ों तक फैलाया गया। भागने के अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, पुलिस नॉर्थ कैरोलिना के चारों ओर एक मजबूत घेराबंदी स्टेबलाइज करती है। सड़क पर ब्लॉकर्स लगाए जाते हैं। हर ड्राइवर से पूछताछ की जाती है। नागरिक ये जानकर दहशत में है कि खतरनाक हत्यारे उनके कम्युनिटी में घूम रहे हैं। 300 शहरी डिप्टी स्टेट पुलिस और हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स खोज में शामिल हो गए ताकि जनता के डर को और कम किया जा सके। लगभग 2:30 बजे 2 कैदी क्लिंटन और पीटरसन ने गार्ड की वर्दी उतारकर व्हाइट कपड़े पहन लिए। दोनों एक माइन ऑपरेटेड लॉन्ड्री में चले गए। भागते हुए उन्होंने एक रात बिना सोए गुजारी थी। वे भूखे और प्यासे थे। जेल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम लॉन्ड्री के पास से गुजर रहा था। वे एक कोट पहने हुए आदमी को देखते हैं। कोट का रंग
था जो सच में भागने का इरादा रखते थे। टॉप पर थे ब्रायली भाई, उन्होंने बार बार बिना किसी ऑब्वियस रीजन की हत्या की। हेलीकॉप्टर उत्तरी कैरोलिना वर्जीनिया सीमा के घिरे जंगलों और लाल मिट्टी के खेतों में खोजबीन कर रही थी। पुलिस वाटरवे और सुनसान घरों में पेट्रोलिंग करती रही। सभी सड़कों और हाईवेज पर ट्रैकिंग रोककर 4 खतरनाक लोगों की तलाश करती रही। पूरे दिन खोजबीन चलती रही। ऑफिसर्स को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। वर्जीनिया के गवर्नर ने फिगटू की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वालों के लिए $40,000 का इनाम अनाउंस किया। रात के 8:15 बजे पोर्ट्समाउथ वर्जीनिया में, जो वाशिंगटन से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, एक ऑफिसर 2 लोगों को कार में घुसते हुए देखा। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों आदमी गोली चलाने लगे। ऐसा लग रहा था वे इस इलाके में ऑटोमोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जैसे उन्होंने ऑफिसर्स को देखा, भाग गए। 4 दिन बाद जांचकर्ताओं को जेल में मीटिंग के रिकॉर्ड से पता चला कि ब्रायली भाइयों का एक चाचा नॉर्थ फिलाडेल्फिया में रहता है। FBI लगभग 4 से 5 दिनों तक उनके चाचा की हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। हालांकि एजेंट्स ने कभी उन 2 कैदियों को वहां नहीं देखा, लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 8 दिन बाद पकड़ से बचे 4 में से 2 कैदी टगल और विली जोन्स को वुडफोर्ड पहुंचने में लगभग 8 दिन लगे, जो कनाडा के सीमा के ठीक दक्षिण में एक छोटा सा रिजोर्ट शहर है। इन लोगों ने रात जंगल में बिताई थी। तय करते हैं अब कनाडा पहुंचने की कोशिश करेंगे। इनके सामने एक समस्या है, उनकी चुराई हुई ट्रक में पेट्रोल कम है और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। हथियार की नोक पर सामान के साथ कुछ पैसे भी मांग लिया। जैसे ही पैसे मिलते हैं वह मुड़ता है और भाग जाता है। महिला ट्रक के नंबर प्लेट को नोट कर लेती है। जबकि भाग रहे दोनों कैदियों को नहीं पता वे गलत दिशा में जा रहे हैं। कांस्टेबल रोनाल्ड नौकरी के लिए निकलने वाले थे कि तभी दुकान में लूट की खबर सुनते हैं। जांच में पता चला कि यह चोरी की गई गाड़ी है। बाहर जा रहे होते हैं कि तभी व्हीकल को गलत साइड से अपनी ओर आते हुए देखते हैं। कांस्टेबल तेजी से यू टर्न में घुमाते हैं और पीछा करना शुरू कर देते हैं। लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहे थे ताकि उनसे मिलने की कोशिश कर सके। अदर ऑफिसर भी पीछा करने में शामिल हो जाते हैं। जब कांस्टेबल अपनी गाड़ी को सड़क के पास घुमाते हैं तो उन्हें पता है कि वे एक जोखिम भरे साहसिक काम में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। अब घेरे जाने के बाद सवाल यह है कि 2 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया, क्या तीसरे कांस्टेबल की हत्या करने से हिचकिचाएगा? जवाब मिल गया, गाड़ी रोक दिया। जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। हाथ खिड़की से बाहर निकालकर ट्रक से बाहर निकले और सड़क पर लेट गए। दोनों ने एक्सेप्ट किया कि दुकान लूटना सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ट्रक में पेट्रोल खत्म हो गया था और कनाडा जाना चाहते थे। 4 के पकड़े जाने के बाद 2 अभी भी फरार थे। अगले दिन पुलिस को कॉल रिसीव हुआ। ये था उन 2 कैदियों में से एक। दरअसल दोनों भटक गए थे। उनमें से एक भागते भागते थक चुका था। वह खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता था। इस तरह उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब केवल एक बचा था जो सबसे खतरनाक हत्यारा था। पकड़े गए कैदियों से पूछताछ के बाद 19 दिन बाद 19 जून को आखिरी कैदी को भी फिलाडेल्फिया में पकड़ लिया गया। 3 महीने बाद डायरेक्शन ऑफ करेक्शंस रॉबर्ट लैंगडन इस्तीफा दे देते हैं। जाने से पहले कई बदलाव लागू करते हैं। अब गार्ड के रेस्टरूम रूम में दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। खुली खिड़की को जहाँ कैदी छिप सकते थे अब बंद कर दिया गया है। मेन सैली पोर्ट पर एक स्टोन लॉक लगाया गया जिससे दोनों गेट एक साथ नहीं खुल सकते। ग्रीनवुड को मौत की सजा दिए जाने के 6 महीने बाद जैसे अपने भाई के पीछे पीछे इलेक्ट्रिक चेयर तक पहुंचता है। अगले कुछ ही महीनों में वर्जीनिया राज्य में मौत की सजा के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। बारी बारी से और 3 कैदियों को सजा दी गई, जबकि आखिरी कैदी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई।